Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing good. Today, I'm going to start another lengthy session. In this session, we will cover exercise 5.2 of chapter number 5. तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बुनियादी तौर पर हम दोबारा से देखेंगे कि लीनियर जो इक्वेशंस हैं और लीनियर फंक्शंस हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी उनको हम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी अहेड, हम इनकी एप्लीकेशंस को डील करते हैं कि तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि द प्राइस ऑफ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर रुपीज $80,000। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको ये दी गई है कि यहाँ 80,000 रुपीज़ की कोई मशीनरी परचेज की गई है। अकाउंटेंट्स हैव डिसाइडेड टू यूज़ इट अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। तो आपने जो मेथड यूज़ करना है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर इक्वेशन जैसा ग्राफ होगा, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत में कमी आना। विद द मशीन बीइंग फुली डेप्रिसिएटेड आफ्टर 6 ईयर्स, और ये कहा गया है कि 6 साल लगते हैं उस मशीन की डेप्रिसिएशन होने में। यानी आपको पता है कि हर चीज़ जो है उसकी कीमत कम होती है। जो चीज़ ख़रीद ली जाए ईयरली बेसिस पर उसकी कीमत कम होती है। फ़र्ज़ कर लें वो $80,000 की परचेज़ की गई है, तो किसी ख़ास रेट पर उसमें कमी आती जाएगी। जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाएगी उसकी कीमत कम होती जाएगी। उसकी कीमत के कम होने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो 6 साल में वो मुकम्मल डेप्रिशिएट कर जाती है, यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि वो इस काबिल हो जाती है कि वो नाकारा हो जाती है। तो उसको आप सेल आउट कर देते हैं किसी मतलब ऑफ वेरी लो वैल्यू। यूँ समझें कि कबाड़ की कीमत में आप इसे सेल कर देते हैं। लेटिंग वी इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एंड टी द एज। तो यहाँ पर कहता है टी से आप टाइम को या एज को डिनोट करेंगे, और जो उसकी वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी जिस पर उसकी बुकिंग होगी, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमिन द वी फंक्शन, तो आपने फंक्शन के बारे में बताना है। एज्यूम नो सैल्वेज वैल्यू, लेकिन किसी किस्म की कोई सैल्वेज वैल्यू को, कोई जो आप कह लें कि जो रीसेल वैल्यू है उसको आपने कंसीडर नहीं करना। रीसेल से मुराद ये है कि जब सैल्वेज वैल्यू आती है तो दरअसल उस वैल्यू पर वो चीज़ सेल हो जाती है। तो यहाँ ये फ़र्ज़ किया जा रहा है कि वो चीज़ आफ्टर 6 ईयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगा, उसको फेंक देंगे आप। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो वैल्यू यानी कॉस्ट निकालनी है आपने। तो देखते हैं कैसे उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं उसको आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखें परचेज प्राइस कितनी है, आपने परचेज कितने में किया है। परचेज आप कर रहे हैं $80,000 में, ये आप अपने पास महफूज कर लें। फिर हम अगली बात करते हैं कि परचेज उसे, और ईयर्स कितने हैं जी, आप कहेंगे ईयर्स हैं 6 ईयर्स का पीरियड आपने निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो वैल्यू होती है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ टी से। वैल्यू हमेशा कैसे निकलती है कि जितनी आपकी कीमत कॉस्ट थी वो आप पुट कर दें और इसमें से माइनस कर दें। दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है आपने। एक तो आपने यहाँ लिखना है पर ईयर डेप्रिसिएशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल टाइम से, यानी एज उसकी कितनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो चीज़ की कितनी है। इनिशियली उसने कहा कि जितने में हमने परचेज की या जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी 80,000।
आप यहाँ 80,000 पुट कर दें माइनस, अब पर ईयर डेप्रिसिएशन है। आपको पता है कि जो असल वैल्यू है, जो चीज़ है, वो कितनी दी हुई है, 80,000 है। कितने सालों में डेप्रिसिएट हुई, आप कहेंगे 6 सालों में, तो 6 पर इसे डिवाइड कर दें, इसका मतलब 6 साल इसका क्या होगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा। पर ईयर कैसे, टोटल क्वांटिटी जो थी तो वो थी 80,000, टोटल उसकी अमाउंट बनती थी, कॉस्ट प्राइस 80,000, 6 सालों में डेप्रिसिएट हुई तो हमने से 6 पे डिवाइड कर दिया, तो इससे निकला है पर ईयर डेप्रिसिएशन के हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसे टाइम से। तो ज़रा इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, तो यू विल गेट 80,000, ये 80,000 आ गया, माइनस इस फैक्टर को अगर आप कैलकुलेट करें तो 6 यानी 13,333.33 आएगा, तो उससे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो असल में ये आपका वैल्यू फंक्शन आ जाएगा। तो ये वैल्यू फंक्शन ये बताएगा कि वो जो मशीनरी है उसको किस तरह परचेज किया गया है और वो कैसे यूटिलाइज होगी। अब अगली बात ये है कि हम यहाँ पे डोमेन और रेंज भी बताना चाहेंगे। तो ये देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, आप बताएंगे कि इसकी डोमेन ये हो जाएगी कि जो टाइम है वो 0 से लेकर 6 साल तक हो सकता है। 0 यानी जब चीज़ को न्यू परचेज किया गया उस वक्त कितने साल हुए, आप कहेंगे 0, बिल्कुल न्यू परचेज की है मशीनरी आप, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 6 ईयर्स तक जा सकते हैं। तो टाइम यानी एज उस मशीनरी की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 6 साल। तो ये आपकी लिमिट है। तो अगर आपको अगर इस क्वेश्चन में आगे पूछा जाता कि आप बताएं जी पहले साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, दूसरे साल के बाद कितनी, तीसरे साल के बाद कितनी, तो आप यहाँ से निकाल सकते थे। यानी टी की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, आपको हर साल मशीनरी की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हम टी की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको 1 साल के बाद उस मशीनरी की कीमत पता लग जाएगी कि कीमत कम हो गई, कितनी रहेगी। फॉर एग्जांपल 80,000 है, अगर यहाँ हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पहले साल के बाद, इसी तरह टी की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो दूसरे साल के बाद, टी की जगह 3 पुट करेंगे तो तीसरे साल के बाद। तो हर साल के मुताबिक आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम हमारी लिमिट है जी 6 साल। 6 साल तक आप जा सकते हैं। 6 साल के बाद वो चीज़ वैल्यूलेस हो जाएगी, आप यूँ समझें कि वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है। तो पहली बात इसमें देखें क्या है, कहता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन टेक्निक आपने यूज़ करनी है, लेकिन आपने सैल्वेज वैल्यू भी यूज़ करनी है। सैल्वेज का मतलब ये है कि वो जो मशीनरी होगी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जितने साल आप इसे यूज़ करेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल भी यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आखिरकार क्या कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और सैल्वेज वैल्यू देन आफ्टर दे हैव रिजर्व द पर्पस फॉर विच they are originally purchased. In such a cases, the allocated cost over life is, तो ये ऊपर सारा एक्सप्लेन किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखें, कहते हैं इन द लास्ट एग्जांपल, अब वो कहते हैं कि लास्ट एग्जांपल नंबर 6 जो है उसको देखें। सपोज दैट इट इज एस्टिमेटेड द ट्रक विच कॉस्ट $20,000। तो एक ट्रक है जिसकी कीमत शुरू में कितनी थी, $20,000 की, कैन बी सोल्ड फॉर $2500 एट द एंड ऑफ 5 years। तो यहाँ दो बातें बताई गई हैं आपको। एक तो बता दिया गया है कि इनिशियली जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, आप वो लिख दें। तो आप कहेंगे जी इनिशियली उसकी कॉस्ट थी, यू विल से 20,000 सैल्वेज। तो जो सैल्वेज हुई है, सैल्वेज वैल्यू उसकी कितनी है, यानी जब आप उसे कुछ सालों तक इस्तेमाल कर चुकेंगे, तो टाइम कितना है जी, 5 साल है। जब उसे आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आफ्टर देन आप उसे $2,500 में सेल कर देंगे। तो कहता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइन डेप्रिसिएशन द एनुअल डेप्रिसिएशन कैन बी। अब वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहा है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, एनुअल डेप्रिसिएशन यानी हर साल कितनी डेप्रिशिएट करेगी, कितनी उसमें कीमत में कमी आएगी। तो आप क्या कहेंगे, जो परचेजिंग कॉस्ट है, ये इवन क्वेश्चन के अंदर ही हम तब्दीली कर रहे हैं, तो नीचे अभी मैं डाटा को नहीं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या है, परचेज कॉस्ट कितनी है, आप देखें कि $20,000 में ली गई।
फिर दूसरे नंबर पर क्या इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, सेल्वेज वैल्यू, यानी उसे 5 साल इस्तेमाल करने के बाद आप कितने का बेच सकते हैं जी, 2500 का, डॉलर्स का, और कितना टाइम है, 5 साल। तो आप क्या करेंगे, परचेज कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें और उसके बाद जितने ईयर्स के लिए वो चीज़ यूज़फुल रही उससे डिवाइड कर दें। तो अगर हम ये डिफरेंस लें तो ये 17,500 आएगा, और इसे अगर हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि $3,500 हर साल उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी पहले साल अगर कीमत उसकी थी $20,000, तो एक साल गुजरने के बाद, न्यू ब्रांड न्यू चीज़ आपने 20,000 की खरीदी है, तो एक साल गुजरने के बाद वो 3,500 उसमें से कम हो जाएंगे, यानी बाकी रह जाएगा 16,500। फिर 3,500 और कम हो जाएगा। इस तरह 5 साल के बाद वो चीज़ आपने 2,500 की सेल कर देनी है, यानी उसकी जो सेल्वेज वैल्यू है वो आपको 2,500 की है। आगे चलते हैं, तो ये इसका पर डे आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा कि हर दिन उसको डेप्रिसिएट कितना किया गया। आगे चलते हैं, द फंक्शन एक्सप्रेसिंग द बुक वैल्यू। अब इसकी कहते हैं कि अगर हम बुक वैल्यू बनाएं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था पिछले लास्ट क्वेश्चन में कि बुक वैल्यू कैसे बनती होती है, वो वी होता है इज इक्वल टू एफ एफ टी। ठीक है, एफ एफ टी से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अमाउंट कितनी थी, जो कॉस्ट थी, मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है या जो कॉस्ट आ रही है, माइनस उसमें से क्या कर दें, आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका एनुअल जो उसमें डेप्रिसिएशन है वो क्या है। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, एनुअल ईयरली डेप्रिसिएशन कह दें, पर ईयर कह दें, पर ईयर एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर वो ले लें और मल्टीप्लाई कर दें टाइम से। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अमाउंट कितनी है यहाँ पर 20,000, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है। एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास कितना निकला है अभी, 3,500, वो आप यहाँ पुट कर दें, तो माइनस 3,500 और मल्टीप्लाई कर दें टाइम से। रेंज आप इसमें बता देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या बताया कि रेंज इसकी होगी 0 से 5 ईयर्स, यानी कम अज़ कम जब चीज़ ब्रांड न्यू होगी तो उसको कितने साल हो गए, आप कहेंगे जी 0 ईयर्स, और आपने जब इसको सेल कर देना है यूज़ करने के बाद, जब ये आपके लिए नाकारा हो चुकी होगी, जब आपने इसको निकाल देना है, सेल कर देना है, तो कितने मैक्सिमम ईयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कहता है, कहते हैं इन दी एक्सरसाइज 1, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके बारे में बात हो रही है, उसको फिर रिपीट करें। assume that the machine will have a salvage value of 7,500 at the end of 6 years। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी, और वो ये करती कि कॉस्ट उसकी आपको बता दी है, वो वही 80,000 है जिस पे हमने उसे परचेज किया था, लेकिन साथ नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता था कितने थे, नंबर ऑफ ईयर्स या उसकी लाइफ कितनी थी, हमने बात की थी 6 साल थी। ठीक है जी, लेकिन अब उसने सेल्वेज अमाउंट बता दी है, सेल्वेज वैल्यू बता दी है कि आखिर में आप उसे $7,500 में सेल कर सकते हैं। तो ये कार की कॉस्ट के मतलब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि पर ईयर डेप्रिसिएशन के हर साल उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी। तो ये हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जो कॉस्ट है उसमें से सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें और डिवाइड कर दें जितनी उसकी लाइफ है, जब तक आपने इसे यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉस्ट थी हमें 80,000 दी हुई थी, माइनस हम कर देंगे सेल्वेज वैल्यू, तो 7,500 में उसे सेल किया जा सकता है, और डिवाइडेड बाय द लाइफ, लाइफ कितनी थी, 6 ईयर्स थी। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें तो इट विल बी 72,500 और डिवाइड बाई 6। इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट व्हाट, 12,083। आगे कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो उसको मैं यहाँ अगर इग्नोर कर दूँ तो भी कोई हर्ज नहीं, अदरवाइज हम इसे अमाउंट को लिख सकते हैं 12,008.333। तो ये आपके पास क्या होगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं
पर ईयर डेप्रिसिएशन, कि हर साल उसमें कितनी डेप्रिसिएशन आएगी। तो आप कहेंगे उसकी कीमत हर साल 12,083 रुपये, इन 12,083 रुपीज़ वो हर साल उसमें कमी आती जाएगी इसकी कीमत में। पहले साल वो 80,000 की होगी, अगले साल उसमें से 12,083 रुपये माइनस कर देंगे, उससे अगले साल और कमी, इस तरह कमी होती चली जाएगी। अब हमने निकालनी है वैल्यू। तो अब हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, इसमें भी देखा, तो कैसे वैल्यू निकलती है कि हमेशा जो आपके पास कॉस्ट हो उसमें से माइनस कर दें ये पर ईयर डेप्रिसिएशन, और जो सालाना डेप्रिसिएशन आपकी अभी निकली है वो, और उसको एज से 10 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट थी आपकी वो 80,000 थी, माइनस अभी डेप्रिसिएशन आपके पास कितना निकला है, आपकी मर्जी, आप वही जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डाल दें या ये, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही एंटर कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 6 और टाइम्स टी। लेकिन यहाँ लिमिट क्या होगी, लिमिट ये होगी कि आप इसे बता देंगे कि जो टाइम की लिमिट है वो क्या है, वो हमें बतानी ज़रूरी है। वो आप डोमेन बताएंगे लाजमी कि जनाब हम टाइम कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो आप कहेंगे टाइम की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की वैल्यू कितनी थी लास्ट क्वेश्चन में, 6 साल। यानी आप ब्रांड न्यू लेंगे तो उसकी लाइफ कितनी है, आप कहेंगे जी 0 मीटर है, बिल्कुल न्यू है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 6 साल तक यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट अप टू 6 ईयर्स एट द मैक्सिमम, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स यू कैन नॉट यूज़ इट, आपने इसे क्या कर देना, सेल कर देना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहते हैं द प्राइस ऑफ मशीनरी इज परचेज फॉर रुपीज 3 लाख या 300,000 कह लें आप इसे। तो पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि इसकी आपको कॉस्ट दी हुई है। ओके, कॉस्ट दी हुई है कितनी है जी, 300,000 है डॉलर्स में। चलें जी, अगली वैल्यू क्या है, द अकाउंटेंट्स हैव डिसाइडेड अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब वही क्वेश्चन है जो हमने पहले दो लास्ट प्रैक्टिस की है, उसी तरह से है। द मेथड with the machine being fully depreciated after 8 years। तो जो उसकी पूरी लाइफ है मशीन की वो कितने हैं, 8 साल है। 8 साल के बाद वो मशीन फुली डेप्रिसिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोई सेल्वेज वैल्यू तो नहीं दी हुई। लेटिंग वी इज द बुक वैल्यू, तो अगर वी से मुराद बुक वैल्यू हो और मशीन की एज को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, द मशीन विल डिटरमिन दिस। तो एज्यूम देयर इज नो सेल्वेज वैल्यू। तो इसमें उसने बता दिया कि सेल्वेज वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब वो चीज़ जितनी भी है वो हमारे लिए बिल्कुल नाकारा हो जाएगी, आप उसे फेंक देंगे बाद में। यानी उसकी आपको कोई कॉस्ट, कोई वैल्यू बाद में आफ्टर 8 ईयर्स नहीं मिलेगी। तो 8 साल के लिए उसकी कीमत आपके पास है 300,000 डॉलर्स, या दूसरे अल्फाज में कहने के 3 लाख डॉलर्स है। तो यहाँ इसको हम करते हैं। तो अगर आपने वैल्यू वी निकालनी है तो आपको पता है ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है, और वैल्यू वी कैसे निकलती है कि आपने कॉस्ट माइनस, यहाँ क्या होता है जी, पर ईयर डेप्रिसिएशन होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट कितनी थी, वो थी आपके पास 3 लाख। अब पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, आप कहेंगे सिंपल सी बात यह है कि यही 3 लाख है, इसकी जो कीमत रिड्यूस होनी है 8 सालों में रिड्यूस होनी है, तो टाइम्स टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब मजीद अगर आपसे वो पूछता है कि बताएं जी इसकी जो रेंज है, जो डोमेन है, वो इसकी क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे डोमेन इसकी हो सकती है कि टाइम आप कितना दे सकते हैं, मिनिमम 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल है। ठीक है, 0 उस वक्त है जब वो न्यू है, और 8 साल उसकी मैक्सिमम आप कह लें कि पीरियड है जिस तक आप इसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स हैं जहाँ तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एज्यूम क्वेश्चन एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 3। यानी यही जो पिछला क्वेश्चन है उसको दोबारा से आप कंसीडर करें। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 को कंसीडर करें तो अभी हम दोबारा लिख लें कि कॉस्ट कितनी थी उसकी लास्ट क्वेश्चन में, आप कहेंगे जी 80,000 थी डॉलर्स में। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी हुई थी, लाइफ दी हुई थी उसकी, उसकी उम्र कितनी थी जी, 8 साल थी। ठीक है जी, 8 ईयर्स थी। अच्छा, फिर क्या कहता है, कहता है इट कैन बी रीसोल्ड आफ्टर 8 ईयर्स। लेकिन वो कहता है कि 8 साल के बाद आप इसे फेंक नहीं देना, अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए कि इसे आप रीसेल कर सकते हैं, दोबारा से बेच सकते हैं, रीसोल्ड
यानी इसका मतलब उसने आपको सैलविज की फैसिलिटी दे दी कि 8 साल यूज़ करने के बाद भी आप उसे किसी न किसी प्राइस पे सेल कर देंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दैट? तो कहते हैं इसकी सैलवेज वैल्यू है 28,000। तो आप लिख लें जी सैलवेज वैल्यू, वो डॉलर्स में है और वो है $28,000। डिटरमिन वैल्यू फंक्शन, तो क्वेश्चन वही हो गया लेकिन थोड़ा सा सैलवेज वैल्यू का फर्क है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप सबसे पहले निकालते होते हैं पर ईयर डेप्रिसिएशन जी। तो क्या मेथड होता है? वेरी सिंपल। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो कॉस्ट है, अगर तो सैलवेज ना होती तो हम जस्ट कॉस्ट को डिवाइड कर देते 8 पे, लेकिन अब क्या है, सैलवेज वैल्यू है तो कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाई 8। तो कॉस्ट थी जी 80,000। अब आपको फैसिलिटी दी गई है कि 28,000 की बाद में आपकी चीज़ सेल हो जाएगी, तो आप इनका डिफरेंस ले लें। तो ये आ जाएगा तकरीबन 28 है। नहीं बल्कि क्वेश्चन शायद जो है क्वेश्चन 80,000 नहीं था। लास्ट क्वेश्चन 3 में आपको 3 लाख दिया हुआ था, तो मैं इसे दोबारा से चेंज कर देता हूँ। मैं ज़रा अगर बुक की तरफ जाऊँ तो कॉस्ट आपको दी हुई है 3 लाख, तो ये थोड़ा सा अमाउंट चेंज होगी, 3 लाख थी अमाउंट। तो और सेल बाद में वो कितने की हो रही थी? 2800 की। ये ज़रा हम लास्ट स्लाइड में देखें तो 3 लाख की थी। तो आप थोड़ा यहाँ चेंज कर लेंगे कि मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो ज़रा थोड़ा सा इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। चलें ये हिसाब मैं काट देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा जी 3 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू थी 28,000 डिवाइडेड बाई 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 2,72,000 और माइनस आ जाएगा 28,000 और डिवाइड बाई 8। बल्कि ये माइनस करने पर आया ना, 2,72,000 और डिवाइड बाई 8। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है आपके पास? ये तकरीबन आ जाएगा 34,000। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो पर ईयर डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 34,000। इसका मतलब हर साल जो मशीनरी है उसकी कीमत में कमी कितनी आएगी? 38,000। तो ये आप कॉस्ट जो है ना, ये 80,000 की जगह 3 लाख लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉस्ट दी हुई थी वो 3 लाख दी हुई थी। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली है। अब आपने वैल्यू फंक्शन को बनाना है। तो आपको क्या पता है वैल्यू फंक्शन का फार्मूला क्या है? एफ ऑफ टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमेशा क्या होता है कि जितनी आपके पास कॉस्ट है माइनस जितना पर ईयर डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। तो कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। तो ये 300,000 आ गया, माइनस पर ईयर डेप्रिसिएशन हर साल कीमत में कमी कितनी हो रही है? $34,000 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप टाइम से। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, $300,000 माइनस 34,000 और यहाँ टी लिखते हैं। मज़ीद डोमेन में अगर आपने बताना है कि ये कितने साल तक इस्तेमाल हुई, तो आप बता सकते हैं कि जो डोमेन आपकी थी ब्रांड न्यू W20, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 8 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। उसके बाद आपने इसे रीसेल कर देना है, दोबारा से इसे बेच देना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो इसमें आपको क्या बताया गया? कहते हैं कंपनी परचेजेज अ कार बाय इट्स एग्जीक्यूटिव्स, द परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गई कि कॉस्ट जो कंपनी को पड़ी है वो कितना है जी? $25,000 की पड़ी है। द कार्स आर केप्ट फॉर, कार्स लीजिंग एक नहीं एक से ज़्यादा है, कार्स आर केप्ट फॉर 3 ईयर्स। तो कितनी लाइफ तक कंटेन किया गया उन्हें? तो आप कहेंगे लाइफ बनी इनकी 3 ईयर्स। और आगे देखते हैं कि कुछ रीसेल की फैसिलिटी भी है। दे
are expected to have a resale value of $5,600। तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है, आपको पता है उसे सेल्वेज प्राइस कहते हैं, कि आप उसे 3 साल तक यूज़ करने के बाद कितने का बेच सकते हैं, तो वो है सेल्वेज वैल्यू। और वो कितनी है जी? वो है जी $5,600। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट आप ये करें, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ वी फंक्शन एज द एज ऑफ कार। ठीक है जी। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सादा है। तो अगर आपने वैल्यू फंक्शन निकालना हो तो मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि जितनी कॉस्ट है माइनस कर दें, यहाँ लिखें पर ईयर डेप्रिसिएशन, और मल्टीप्लाई कर दें टाइम से। पर ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है आपने? आपको पता है कि जो कॉस्ट है, ये मैं वैसे रहने देता हूँ, यहाँ क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट लिखेंगे माइनस सेल्वेज वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे किस पर, जितने ईयर्स तक इस्तेमाल होगा। तो उससे आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन निकल आएगी, और यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लाइफ से डिवाइड कर दिया। तो कॉस्ट कितनी थी जी? $25,000 थी। अब आप यहाँ $25,000 में से माइनस कर दें सैलवेज वैल्यू के, जो कि 5,600 है और 3 साल के लिए यूज़ होनी है, मल्टीप्लाई द टाइम। तो होप आप इसे कैलकुलेट कर लेंगी। तो बहुत सिंपल है, इट इज़ 25,000 माइनस, अब 25,000 में से अगर आप 5,600 को माइनस करें तो देखें 0 0 एंड यहाँ आ जाएगा जी 4, और अगर हम 24 में से 5 तो 19,400 है, डिवाइड बाई 3 टाइम्स 2। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा वैल्यू का, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो कोई भी अगर आप फर्दर, क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू फंक्शन पूछा था, तो यहीं पे हम इसे क्लोज कर देंगे और कोई इन्फॉर्मेशन इसे फ्राहम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें कहता है द पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट इट अरेस्ट्स एट द रेट आर। तो पुलिस डिपार्टमेंट है वो जिस रेट पर, जिस स्पीड में, जिस शरह पे लोगों को अरेस्ट करती है, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स एम असाइंड। ठीक है, सादा कपड़ों में लोग जो ऑफिसर्स हैं वो फिरते हैं, उनकी तादाद है एम। तो वो रिपोर्टिंग करते हैं और पुलिस अरेस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ रेट का और नंबर ऑफ पर्सनस का बड़ा ताल्लुक है। ये जो सादा कपड़े में लोग हैं यही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन के ज़रिए क्या होता है, लोगों को पुलिस पकड़ती है। तो आर रेट ऑफ अरेस्ट जो है वो फंक्शन होगा किसका? अब वो क्वेश्चन में यही कहता है कि डिफाइन द फंक्शन, लेकिन फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी मज़ीद बात सुनते हैं कि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या दी गई है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन में कहा गया द अरेस्ट रेट इज डिफाइंड द परसेंटेज ऑफ द केसेस विच अरेस्ट्स हैव बीन मेड। इट इज़ बिलीव्ड दैट द रिलेशनशिप इज लीनियर। तो ये बात और पता लगी कि ग्राफ इसका लीनियर बनेगा, दैट ईच एडिशनल ऑफिसर assigns the plain clothes detail results in increase in rate of 1.2%। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी असाइनमेंट की जाए तो जो सादा कपड़ों वाले लोग हैं, जब वो डिटेल्स किसी शख्स के बारे में फ्राहम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो 1.2% बढ़ जाती है। 1.2% बढ़ने का मतलब जो उसका स्लोप आ रहा है, अगर आप बात करें यहाँ स्लोप की, तो हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1.2%। कि जब सादा कपड़ों वाले शख्स जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, तो पुलिस आसानी से जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको अरेस्ट कर लेती है। इफ़ द करंट प्लेन क्लॉथ फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ 16 ऑफिसर्स एंड अरेस्ट रेट इज 36%। तो अब मौजूदा पोजीशन क्या बताई गई है? मौजूदा पोजीशन ये बताई गई है कि अगर 16 ऑफिसर्स हों और 36% लोगों को अरेस्ट किया जा रहा हो, तो ये परसेंटेज है जो मुल्ज़मान पकड़े जा रहे हैं उनकी, और ये हैं ऑफिसर्स। तो आप यूँ समझ लें कि जैसे ये आपके पास x1 की वैल्यू है, ये आपके पास y1 की वैल्यू है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो आपको याद होगा इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप लिखेंगे y माइनस, आप कितनी परसेंटेज है शुरू में, y1 आप लिखेंगे 36 और स्लोप कितना था आपका 1.20 और x आप वैसे रहने दें और शुरू में ऑफिसर्स कितने लगाए 16। अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट y माइनस 36, 1.2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1.2 x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1.2 बल्कि यहाँ माइनस है, फिर 1.2 मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो y माइनस 36 दैट इज इक्वल टू, अब 1.2 टाइम्स x ये वैसे रहने देते हैं, और अगर हम 16 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आ जाएगा 19.2। तो अब इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए हम 1.2 टाइम्स x कर देते हैं, ये वैल्यू हम उधर ले जाते हैं, तो माइनस 19.2 है जबकि 36 इसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम फर्दर ज़रा देखते हैं कि इसकी फॉर्मेट क्या बनती है। तो फॉर्मेट ये बनेगी y इज इक्वल टू 1.2x और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो ये 16.8 आएगा। तो आप ये देखें बिल्कुल वैसे ही जैसे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट होती है वही बन गई है। अब इसमें मज़ीद भी मैं बताता चला जाऊँ तो आपने x और y में आंसर नहीं देना, आपने देना है r इन टर्म्स ऑफ n, यानी नंबर ऑफ अरेस्ट कितने हैं, आपने आंसर ये देना है r एज अ फंक्शन ऑफ n। तो इसका मतलब ये जो y है ये अरेस्ट को जाहिर कर रहा है कि कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इसे r से रिप्रेजेंट कर दें और ये 1.2 वैसे रहने दें। अब n से मुराद है ऑफिसर्स, कि शुरू में कितने ऑफिसर्स लगे, तो x की जगह आप n प्लेस कर दें तो ये 16.8, तो ये आपके पास फार्मूला क्या बन गया, r इज इक्वल टू 1.2 n और प्लस क्या हो जाएगा 16.8। तो ये आपका पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि पहले पार्ट में उसने ये कहा था क्या, डिफाइन आर फंक्शन, वो कहता था कि आप बताएं कि जो आर फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसी होगी, तो हमने इस तरह से उसे बता दी कि आर की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी होगी। आगे कहते हैं द इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ आर इंटरसेप्ट। अब वो कहता है कि यहाँ पे इसका मीनिंग समझाएं जरा, तो इसके मीनिंग समझाते हैं जी। यहाँ पे आपके पास क्या है 1.2 टाइम्स n है और जो इंटरसेप्ट है वो आपके पास आ रहा है 16.8। तो अगर हम ग्राफ को देखें द ग्राफ वुड बी लाइक दैट, ये ग्राफ यहाँ पे आके 16.8 पर आके ये वाई एक्सिस को टच कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब वो कहता है इस ग्राफ को आप इंटरप्रेट करें। क्या इंटरप्रेट करें, हम ऐसा करते हैं कि n की जगह यहाँ जीरो पुट कर देते हैं। जैसे ही n की जगह देखें यहाँ हम जीरो पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फैक्टर जीरो हो गया, इज इक्वल टू 1.16.8। अब मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ बी की, ये जो वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ स्पेस मौजूद है, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। कहते हैं n इज इक्वल टू जीरो देन r इज इक्वल टू 16.8। तो देखें इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल टू जीरो मतलब कोई पर्सन नहीं है। इफ देर आर नो प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स, अगर वहां पे सादा कपड़ों में लोग ना हो, ऑफिसर जीरो हो गए, देन फिर क्या होगा, अरेस्ट रेट क्या होगा, कितने लोग अरेस्ट होंगे जी, अरेस्ट रेट इज कितना होगा जी यहाँ 16.8। तो जनाब 16.8% लोग पकड़े जाएंगे, बाकी लोग नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका अरेस्ट रेट बना है कि अगर ऑफिसर कोई ना हो सादा कपड़ों में जो मुखबरी करे और रिपोर्टिंग करे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो अरेस्ट रेट है वो 16.8 आ रहा है जी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, दो बातें होगी, इंटरप्रेट आपने वजाहत भी कर दी। आगे कहते हैं डिटरमिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड अ रेंज। अब वो कहते हैं कि बताएं ये जो फंक्शन होगा इसकी दरअसल डोमेन और रेंज कितनी बनेगी, उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। तो हम देखते हैं कि डोमेन कितनी हो सकती है,
सी, और रेंज कितनी हो सकती है। अब डोमेन का मतलब ये है कि आप इसमें कितने ऑफिसर्स लगा सकते हैं। तो आप कहें कि जनाब कम अज़ कम आपको एक ज़ीरो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऑफिसर ना हो तो मिनिमम ऑफिसर्स की तादाद ज़ीरो रख सकते हैं, ज़ीरो से कम आप नहीं रख सकते, ज़ीरो से कम ऑफिसर्स नहीं रख सकते, क्योंकि कम अज़ कम अभी अगर आपने कोई भी बंदा नहीं रखना प्लेन क्लॉथ्स में तो आप कहेंगे ज़ीरो। तो इसका मतलब एन की वैल्यू ज़ीरो से लेकर अब कहाँ तक हो सकती है, तो उसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये ऊपर मौजूद है। अब इस फंक्शन में क्या करते हैं, अब इस फंक्शन में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रेट ऑफ अरेस्ट को, या ऐसा करते हैं पहले आपको रेंज बता देते हैं ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि डोमेन कैसे आएगी। रेंज जो है ज़ीरो से लेकर कहाँ तक हो सकती है रेट ऑफ अरेस्ट की, आप कहेंगे ज़ीरो से लेकर 100% हो सकती है। ज़ीरो का मतलब ये है कि आपने किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं किया, और 100% का मतलब यह है कि जितने लोगों ने क्राइम किए सबके सब पकड़े गए। तो इसका मतलब बड़े से बड़ा जो क्राइम जो पकड़ने की जो फोर्सेस के पास कैपेसिटी है वो कितनी है, 100% है। तो अगर आप 100% लोगों को पकड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ ऐसा करते हैं, हम 100% पुट कर देते हैं। फार्मूला ये मौजूद था आपके पास, R इज इक्वल टू दिस। अब हम इसमें पुट करते हैं, तो R इज इक्वल टू था 1.2 n प्लस 16.8। अब ऐसा करते हैं कि रेट ऑफ अरेस्ट में हम 100% पुट कर देते हैं कि जितने भी लोग क्राइम कर रहे हैं सारे पकड़े गए, और ये वैल्यू हम डायरेक्ट इधर लेते हैं तो 16.8 को इधर, तो ये आ जाएगा 1.2 टाइम्स n। इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये तकरीबन 83, यस 83.12 आ जाएगा। और दूसरी जानिब आपके पास क्वांटिटी क्या है, 1.2 टाइम्स n, तो आप दोनों तरफ 1.2 पे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो n आपके पास आएगा 69। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिसर्स आप वहाँ लगा सकते हैं वो 69 है। तो ये थोड़ा डोमेन आपको कैलकुलेट करके यहाँ लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। आगे है जी स्केच, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको स्केच कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, स्केच का मतलब होता है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि पार्ट डी में उसने कहा स्केच, स्केच का मतलब होता है कि आप उसका ग्राफ बनाएं। स्केच का फंक्शन यानी वो दूसरे अल्फाज में आपको कह रहा है कि इसका आप ग्राफ बना के दिखाएं कि जी क्या होगा। ओके लेट्स सी अहेड। अब इसका ग्राफ मैंने आपके लिए पहले ही प्लॉट किया हुआ है, तो ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन याद रखें इस ग्राफ को हम यहाँ रोक देंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। वाई इंटरसेप्ट पर रोक कर आप इसे रोक देंगे। अब आपने क्यों रोका, और यहाँ पर 59 है, ये चूंकि 5 का इंटरवल है, यहाँ कहीं 60 हो गए, यहाँ कहीं 70 हो गए, यहाँ 69 हो गए। तो चूंकि हम मैक्सिमम अपॉइंटमेंट कितने कितने लोगों की कर सकते हैं, तो ये तकरीबन यहाँ तक ग्राफ होगा। अगला ग्राफ आप कट कर देंगे, ग्राफ का जो बाकी हिस्सा है यहाँ से आगे वो कट कर देंगे, और ग्राफ को आगे नहीं बढ़ाना। तो ये ग्राफ का फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, यानी ग्राफ आपका कहाँ से, वाई इंटरसेप्ट से शुरू होगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब जो है वो आप जानते हैं कि वाई इंटरसेप्ट से बना दीजिए कि मिनिमम जो रेट आपके पास आ रहा है, मिनिमम रेट कि जब आप किसी किस्म का कोई बंदा अपॉइंट नहीं करते, सादा कपड़ों में ज़ीरो लोग हैं, कोई लोग नहीं है, तो उस वक्त मिनिमम जो रेट था वो 16.8% लोग जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। इसी तरह जब बढ़ते बढ़ते हम आगे गए 69 तक चले गए, तो 69 पर वैल्यू कितनी आई, 69 पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100%, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 100% लोगों को आप अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 50 है, यहाँ 100 होगा और यहाँ 150 होगा। तो ये 100 के सामने आप यहाँ लिख देंगे कि 100% लोग अरेस्ट होंगे, यहाँ आप लिख देंगे 100% लोग अरेस्ट होंगे, और इधर आप क्या लिख देंगे, तो मैक्सिमम 69 ऑफिसर्स को लगाया जा सकता है ताकि वो लोगों को कैलकुलेट करें। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है कि 69 लोग लग जाएं, 69 लोग सादा कपड़ों में मलबूस हों और वो लोगों की निगरानी करें। तो ऐसी सूरत में जो अरेस्ट रेट है, जो परसेंटेज है अरेस्ट करने की, वो 100% तक हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कहता है कि 2 पॉइंट्स, तो अगर आपने मेरे दो पहले क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको, क्वेश्चन 6 को भी आपने अच्छे से देख लिया, अब 7 जल्दी समझ आ जाएगा। तो नस्बतन सादा है, सिंपल है, इसको समझो ज़रा।
कहते हैं 2 पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड फंक्शन आर दिस एंड दिस। तो देखें एक पॉइंट आपको क्या दिया गया, मैंने आपको बताया था कि आप पहले वाले पॉइंट को इसको आप x1 कह दें तो ये x2 हो जाएगा, कॉमा अब इस जानिब दूसरा कितना दिया हुआ है 80,000, तो ये इसे आप y2 कह दें, इसे सॉरी फॉर दैट दिस वन शुड बी y1 एंड दिस शुड बी y2। तो अब आपके पास y1 भी अवेलेबल है और y2 भी अवेलेबल है। तो क्या कहता है डिटरमिन द डिमांड फंक्शन, लेकिन ये कहता है कि अब आपने चाहे आपने x और y की सूरत में आपने इनके नाम रख दिए हैं, बट आपने क्या करना है जो इसका डिमांड फंक्शन बनाना है वो आपने कैसे बनाना है, डिमांड फंक्शन बनाना है Q से, यानी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको Q से रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ जो P है इससे मुराद जो भी प्राइसिंग वगैरह जो या जो यूनिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको डील करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं आपकी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसको यूज़ करते हैं। आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है जी, जब हम बात करें तो हम जानते हैं कि इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो y माइनस वाई वन, अब वाई वन आपके पास कितना है, आपको के सामने है 80,000, तो ये आप यहाँ पुट कर दें 80,000 इज इक्वल टू m, स्लोप की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, अभी x माइनस एक्स वन की जगह आपने क्या पुट कर देना है $20। अब बात रहेगी किसकी, स्लोप की। तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आप चाहें तो उसकी अलग कैलकुलेशन कर लें। तो आपको पता है कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y2, y2 जो है वो आपके पास है 62,500 माइनस y1 कितना है जी 80,000, तो डिवाइड कर देंगे किस पर, x2 माइनस x1 यानी $30 माइनस $20। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आई थिंक सो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 17,500 हो गया और नीचे ये 10 बच गया, तो माइनस 1750। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, स्लोप में माइनस 1750। तो ये क्या शो कर रहा है आपको, माइनस 1750 ये शो कर रहा है कि आपका जो स्लोप है वो कम हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिमांड फंक्शन के साथ होता है कि अगर चीज़ की प्राइस बढ़ती जाए, हमारे यहाँ तो खैर उलट है, पाकिस्तान में तो जिस चीज़ की प्राइस बढ़ती है लोग उसी को ज़्यादा ख़रीदते हैं, लेकिन एक जनरल असूल ये है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ाते चले जाएं, हाइप करते जाएंगे, तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है जी, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये हासिल हो जाएगी। तो ये प्राइस और डिमांड का फंक्शन है, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी फॉर्मेट को हम बदल भी सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर हम 80,000 को उस तरफ ले जाएं तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। मज़ीद हम ये करते हैं कि ये 1750 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1750 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 x आ जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 को अगर 1750 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 35, तो 35,000। तो मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, तो y इज इक्वल टू माइनस 1750 टाइम्स x, और ये दोनों जब कंपोनेंट्स ऐड होंगे तो ये तकरीबन 1,15,000 बन जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने इसे x और y की सूरत में नहीं लिखना, तो हमारे पास जो y है वो y को डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को जाहिर कर रहा है, और x जो है वो प्राइस को, या तो यहाँ ऐसी सूरत में क्या होगा, यहाँ आप लिख देंगे Q इज इक्वल टू माइनस 1750 टाइम्स x प्लस 115,000। तो जनाब ये आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया डिमांड और प्राइस के मुताबिक। अब ये जो फार्मूला है वो क्या बताता है, फार्मूला ये बता रहा है कि आपका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब ये होगा कि जो कीमत है वो जैसे जैसे आप कीमत किसी भी चीज़ की कम करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
आगे चलते हैं जी। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखें क्या इन्फॉर्मेशन कहता है, डिटरमिन व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स अगर आपकी डिमांड जो है वो 50,000 यूनिट्स है, तो बी पार्ट में आपको डिमांड उसने दे दी, तो क्यू बता दिया है कि 50,000 यूनिट्स है। और ऐसी सूरत में कहता है कि अगर ये 50,000 यूनिट्स हो तो आप यहाँ पर बताएं कि फिर जो वैल्यू है इसमें प्राइस जो है वो कितनी होगी। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो डिमांड की जगह हम लिख देंगे 50,000 यूनिट्स माइनस 1750। अब यहाँ पर चूँकि प्राइस आ चुकी है तो यहाँ प्राइस लिख दें, ये आ जाएगा जी 1150 तो इसे आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो देखें जी 50,000 है माइनस 115,000, बल्कि ये 000 था, और इक्वल टू माइनस 1750 टाइम्स पी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास क्वांटिटी कितनी आती है, इट शुड बी माइनस 65,000 और ये माइनस 1750 टाइम्स पी। आप ऐसा करें माइनस 1750 पर इक्वेशन की दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आता है, वी विल से रिज़ल्ट आएगा पी की वैल्यू बनेगी तकरीबन कितनी, ये पॉइंट्स में बन रही है तकरीबन 34.14। तो इसका मतलब प्राइस उस वक्त होगी अगर आप 50,000 यूनिट्स डिमांड करेंगे तो प्राइस कितनी बनेगी 34.14। सी पार्ट में क्या कहता है इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। कहता है जो इसका स्लोप आया है उसको जहन में रखते हुए आप ज़रा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। अब स्लोप कितना आया था, आपको पता है कि स्लोप आया है ये, आप कहेंगे नेगेटिव 1750, यानी स्लोप नेगेटिव आया है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आया है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम होगी। तो आप क्या कहेंगे, स्लोप इसका ही एक्सप्लेन करता है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर सी के सामने ही इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चलें यहाँ भी जगह है एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो चूँकि स्लोप आपके पास कितना आया है, स्लोप आया है आप कहेंगे माइनस 1750, नेगेटिव स्लोप आ गया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंक्रीज जब हम करेंगे, इंक्रीज इन, आप किस में इजाफा करेंगे, प्राइस में। जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे प्राइस, कितनी बढ़ानी है आपने, बाई $1 ओनली। जब आप सिर्फ $1 कीमत बढ़ाएंगे तो फिर किस में कमी आएगी, विल रिजल्ट इन रिजल्ट रिड्यूस। अब वो रिड्यूस कर देगा किसको, द डिमांड बाय 1750। कि अगर आप क्या करेंगे, सिर्फ $1 प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड में 1750 कम हो जाएगी, यानी डिमांड कम कम हो जाएगी, डिमांड करना कम कर देंगे, डिमांड कम होती जाएगी अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे। ओके जी, डी पार्ट देखते हैं जी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। डिमांड करा कहते हैं डिफाइन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। अब आपने डोमेन भी बतानी है इसकी और रेंज भी बतानी है, तो इसका मतलब हमें प्राइस के डोमेन रेंज भी बताएंगे। और तो फार्मूला आपके पास ये मौजूद है। तो आप सिंपल ऐसा करें कि एक दफ़ा आप प्राइस को ज़ीरो पुट कर दें। तो अगर आप प्राइस को ज़ीरो पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, देखें प्राइस की जगह जैसे ही हम ज़ीरो पुट करते हैं तो ये पूरा फैक्ट्री ज़ीरो हो जाएगा। तो डिमांड आपकी आ जाएगी 11,000, हो जाएगा 115,000, 1,15,000 डिमांड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी को ज़ीरो रखते हैं तो क्यू आपके पास
ये आ जाता है। अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अगर आप क्यू को डिमांड ज़ीरो कर देते हैं, तो ज़रा डिमांड ज़ीरो करने पर क्या होगा, फिर देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो डिमांड को ज़ीरो पुट करें, ये -1750 टाइम्स पी और प्लस 11,500। यहाँ पर अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए कितना आएगा, 111 अपना 1,15,000 को अगर हम इधर 17,500 पर डिवाइड कर दें तो देखें सिंप्लीफाई करने पर आपके पास प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है। प्राइस की वैल्यू से डिवाइड करने पर आपके पास आएगी 65.71। ठीक है, तो आपको पता है कि जो x की वैल्यूज़, ये जो p की वैल्यूज़ होंगी ना, अगर आप इनको देखें तो p आपका बुनियादी तौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है p, ये बल्कि यहाँ लिख दें p इंडिपेंडेंट है, और जो q था वो आपके पास डिपेंडेंट था, q डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को हम जहन में रखते हुए क्या करेंगे, अब इनकी डोमेन और रेंज बताएंगे। आपको पता है जो डोमेन है उसका ताल्लुक किससे होता है, इंडिपेंडेंट से होता है, यानी वो वैल्यूज आप जो रख सकते हैं। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप कहेंगे डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली है जी, $65.71, यानी पी की बड़ी से बड़ी वैल्यू आप $65.71 और कम से कम जीरो रख सकते हैं। कम से कम तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, आप वैल्यू लेस कर दें, मुफ्त दे दें चीज़ किसी को, तो प्राइस कम से कम जीरो से लेकर मैक्सिमम आप $65.71 तक जा सकते हैं। तो जब आप इस डोमेन को फॉलो करेंगे ना, तो फिर इसके मुताबिक आपकी जो रेंज बनेगी डिमांड की, वो देखते हैं जरा कितनी बनती है। तो डिमांड की पहली चॉइस तो ये है कि आपको कुछ भी ना मिले, यानी ज़ीरो से लेकर डिमांड मैक्सिमम कितनी निकली है, आप देखें मैक्सिमम डिमांड आपकी निकली थी ये 1,15,000 या 115,000। तो ये आपकी डिमांड होगी। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करके देनी है, ये डोमेन और रेंज ये डिसाइड करेगी कि इसकी डिमांड कितनी है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो सी पार्ट में देखें क्या कहा गया। सी पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि अब आप जब यहाँ तक पहुँच गए हैं, नो अब आप इसको स्केच भी करके दें। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको स्केच करना है। तो अगर आप इसे स्केच करेंगे तो इसको स्केच करने के लिए स्पेस तो मैंने नहीं छोड़ी, तो मैं जनरल लास्ट क्वेश्चन जैसे आपको स्केच करके दिखाया है इसी तरह आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपके पास फर्ज कर लें, आप ले लेते हैं वाई एक्सिस और ये आपके पास है जी एक्स एक्सिस। अब अमूमन जो आपका प्राइस होता है उसको आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिमांड है उसे आप वाई एक्सिस पे लेंगे। तो मैं जस्ट ऐसे दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक वाई इंटरसेप्ट ले रहा हूँ, और आपको पता है कि जो वाई इंटरसेप्ट था यानी जहाँ पर पी ज़ीरो होगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर पी जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो जब पी की वैल्यू ज़ीरो थी तो क्यू की वैल्यू कितनी निकली थी, दैट वाज 11,500। तो इसे आप ड्रॉ कर देंगे, दैट वाज 1,15,000 सॉरी। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। इसी तरह यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। आप याद रखें जहाँ क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ पर जी पी की वैल्यू कितनी होगी, यू विल से पी की वैल्यू है वहाँ 65.71। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना इसकी वैल्यू क्या बनेगी आप बता देंगे। यहाँ नीचे ज़रा स्पेस कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, यू विल राइट कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो पी की वैल्यू है वो 65.71 जबकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये डिमांड और प्राइस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह से होगा कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। वैसे तो डिमांड ऊपर की तरफ देखिए ना, क्यू ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपने प्राइस बढ़ाई डॉलर बाय डॉलर आप बढ़ाते गए तो जैसे जैसे आपकी मैक्सिमम प्राइस आ गई तो उसके मुताबिक आपकी डिमांड यानी जो प्राइसेस हैं वो
उसके अकॉर्डिंगली बताया गया कि जैसे जैसे आप प्राइस राइज करते जाएंगे देखिए डिमांड कम होती जा रही है। जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने इसको कैसे करना है। अभी हमने बात की थी कि ये जो है इसको आप x1 कह दें, इसको आप y1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको y2 कह दें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने इनको दिया था नाम, वो कहते हैं कि 2 पॉइंट्स P और Q दिए हुए हैं, लीनियर डिमांड फंक्शन के आपको बताए गए हैं। तो ये आपके पास लीनियर डिमांड फंक्शन के ग्राफ्स मौजूद हैं। उसी तरह आपने डोमेन का फंक्शन बनाना है। कैसे बनाया था, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, स्लोप फाइंड करने के बाद फिर आप क्या लिखते होते हैं, वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले यहाँ स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का क्या फार्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो उसी फार्मूले को लगा के आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। जब फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो जो y होगा उसकी जगह आपने q पुट कर देना है, और जो f होगा उसकी जगह p, x की जगह p। ये देखना, ये है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, q। और बाकी सब कंपोनेंट्स को आप सॉल्व कर लेंगे, और जहाँ x होगा वहाँ आप क्या डाल देंगे, p। तो बाकी कैलकुलेट करके आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले नंबर पर क्या होगा, आपका डिमांड फंक्शन आ गया। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट्स। कहता है अगर 80,000 चीज़ें बेची जाएं तो फिर क्या ऐसा होगा। तो वही मेथड कि Q इज इक्वल टू सम इक्वेशन आ जाएगी ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, डिमांड दी हुई है, यानी Q दे दिया गया है यहाँ पर 80,000। तो Q की जगह 80,000 निकालेंगे तो इसके मुताबिक आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कहता है, नंबर 3, इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो जो स्लोप निकलेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आप बता देंगे कि जितना स्लोप है प्राइस के उतना कम होने या बढ़ने से डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो जो स्लोप होगा वही डिमांड में फ़र्क आएगा। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि -1750 डिमांड में कमी आती थी अगर आप $1 बढ़ाएं। तो देखेंगे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे डिमांड बढ़ रही है, अगर नेगेटिव आएगा स्लोप तो आप कहेंगे कि डिमांड कम हो रही है। नंबर सी पे क्या कहता है, सी में कहता है कि डिटर्मिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज। वो डोमेन रेंज बता दिया मैंने तरीकेकार कैसे निकलता होता है कि आप जो पी की वैल्यूज़ निकालेंगे वो आपके डोमेन में होगी, और जो डोमेन होगा वो पी की वैल्यूज होगी। पी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप कहेंगे 0, मैक्सिमम आपने निकाल देनी है। ठीक है जी, मैक्सिमम कैसे निकलेगी, मैक्सिमम आपने पी की वैल्यू को निकालनी है, उसका तरीका मैंने बता दिया है कि उसमें आप क्यू को 0 रख देंगे। और रेंज कैसे निकलेगी, रेंज दरअसल क्यू की वैल्यूज होंगी, ये 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएंगी, इसके लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है। आपने पी को 0 पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करके आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो प्रॉब्लम होगा तो मुझसे आप शेयर कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़रा इसको देखें। तो ये भी इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें भी कहता है 2 पॉइंट्स हैं जो सप्लाई फंक्शन के दिए गए हैं आपको। तो ये पॉइंट आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये x2 हो जाएगा, जबकि ये y2। डिटर्मिन द सप्लाई फंक्शन। तो इसमें सप्लाई फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे जिसका फार्मूला y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 होता है। फिर आप जो सप्लाई फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आखिर में क्या करना है, जब आप इसको सारे को कैलकुलेट कर देंगे तो y को आपने q से रिप्लेस कर देना है। y1 कितना है, आप देखें y1 आपके पास 28,000 है, और स्लोप कितना है, जितना वो स्लोप निकलता है वो आप निकाल लें यहाँ से। तो कैसे निकलेगा, 55,000 माइनस 28,000 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी $6.50 माइनस $4.0। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। अंदर क्या है, x माइनस एक्स वन, इसको आप प्राइस से बदल देंगे। और x1 कितना है जी, x1 है जी $4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिमांड, जो डिमांड फंक्शन है वो आ जाएगा। फिर कहता है व्हाट इज द व्हाट प्राइस वुड बी द सप्लायर्स ऑफरिंग फॉर दिस मच यूनिट्स। तो डिमांड आपके पास आ गई, ये क्यू की वैल्यू पुट कर दें और इससे आपके पास प्राइस निकल आएगी। ये भी उसी तरह से है, बी पार्ट भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सी में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कितना कहता है, डिटरमिन एंड इंटरप्रेट द पी इंटरसेप्ट। तो आपको पता है सिंपल सी बात, पी इंटरसेप्ट कब आता है, पी इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब आप क्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, क्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, पी इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, इसको करेंगे
और आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 10 में क्या बताया गया है। इसमें कहता है 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू, लीनियर सप्लाई को वो डील करते हैं और फंक्शन की वैल्यूज आपको दी गई हैं कि उनके जो फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें बता दिया गया है। तो आपने क्या करना है, डिटरमिन द सप्लाई फंक्शन। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है थोड़ा सा, अगर आप एहतियात से इसको सीख लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ये बताया था कि जिस तरह आपके पास फंक्शंस हैं, तो ये जो x वाला फंक्शन अगर हम इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये p1 हो जाएगा और ये p2। इसी तरह चूँकि जो यहाँ पे सप्लाई फंक्शन में दूसरी चीज़ डिमांड है उसको q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हिस्सा q1 का हो जाएगा और ये q2 का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल कि आपने स्लोप लेना है। तो हम यहाँ स्लोप फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कुछ जगह है हमारे पास। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होता है, आप q2 माइनस q1 करते हैं और ओवर p2 माइनस p1 हो जाएगा। q2 कितना है जी, ये 180,000 है और यहाँ 116,000 है और डिवाइड p2 है 5 माइनस 3.5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जी और इनकी रेशो निकाल लें और फिर देखें कि आपके पास रेशोज इसकी क्या आती हैं। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इट विल बी, इसे हम डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा 128,000 और p2 माइनस p1 ये 1.5 है, बल्कि ये आता है 64, सॉरी फॉर दैट, ओवर 3, क्योंकि 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये 3 रह जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना ये आ जाएगा 1.5। तो या तो इसे लिखना है 64,000 डिवाइडेड बाई 1.5 ऐसा लिख दें, या फिर इसे कर दें आप 12800 ओवर 3। तो एक ही बात है दोनों में ना। तो बुनियादी तौर पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आप इसे पॉइंट में लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 42,666.67। तो ये आपके पास स्लोप आ गया। तो स्लोप आ गया आपके पास पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रेट इवन बढ़ा रहे हैं, या ये जो सप्लाई है आपकी, इवन रेट बढ़ने पर भी सप्लाई आपकी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई में इजाफा हो रहा है। तो लेट्स सी कि इस केस में क्या है, पॉजिटिव स्लोप आ गया है। तो इक्वेशन क्या होती है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y जो है इस वक्त वो आप उसको आप क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो y1 है वो आपका 116,000 है। स्लोप आपका पॉजिटिव निकल आया है। आप चाहें तो वो बटे वाली वैल्यू पुट कर दें जो 128 वाली थी, या चाहें तो पॉइंट वाली वैल्यू भी निकली वो पुट कर दें। तो 42,666.67 है। जो x है उसकी जगह आपको प्राइस आ जाएगा और x1 आपके पास यानी p1 कितना है वो आप इसमें पुट कर दें, दैट इज़ 3.5। y1 y माइनस y1, सॉरी फॉर दैट, जो y1 है वो आपके पास कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो y माइनस y1 होता है, तो ये आपका x1 था और ये आपका y1 था, तो पुट हो गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, q माइनस 116,000 है। 42 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें p से, तो ये आ जाएगा 42,666.67 टाइम्स p। और जब इसे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ रिजल्ट आता है आपका 149,333.33, ये रिजल्ट आ गया। तो नाउ अब आप क्यू को इवेल्युएट करना है, तो ये जो दूसरी वैल्यू है उधर ले जाए, तो आ जाएगा 42,666.67 है और माइनस क्या है जी 149,333.33 है और प्लस कर देंगे 116,000। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो आप चाहें तो ये डेसिमल में लिख दें ताकि स्लोप की शक्ल रहे। तो अगर आप स्लोप वाली शक्ल में उसे दोबारा लिखना चाह रहे हैं तो इसको देखिए, हमने जब सॉल्व किया था तो ये रिजल्ट था। तो इसकी जगह आप चाहें तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो
1000 डिवाइड बाई 3, यहाँ साथ में P अवेलेबल है तो ये P पुट कर दें, माइनस इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ये आ जाएगा ये 3 3 3 और आई थिंक 33,333.33 बनेगा, ये आपके पास आंसर है। आप इसे ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, वरना ये जो क्वांटिटी आती है ये दरअसल 1,00,000 का तीसरा हिस्सा होती है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,28,000 डिवाइड बाई 3p, और इसे आप लिख सकते हैं 1,00,000 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 1,00,000 को 3 पे डिवाइड करें ना तो यही बनता है 33,333। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएंगे। तो चूँकि इसे हमने दोबारा से डिवाइड इसलिए किया कि अगर आप चाहें तो इसे किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंट किस्म की फॉर्मेट है, चाहे ये फॉर्मेट है या ऊपर वाली फॉर्मेट है, दोनों इसका रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये आपने बुनियादी तौर पर इसका क्या बना दिया, सप्लाई फंक्शन बना दिया। तो इस तरह सप्लाई फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो गया। बी पार्ट में क्या कहता है, व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन सप्लायर्स ऑफरिंग 13500 यूनिट्स फॉर सेल। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो कितनी आ गई है, 135। तो बी पार्ट में डिमांड आ गई है क्यू 135,000। ठीक है जी, तो 1,35,000 यूनिट्स अगर परचेज किए जाए तो क्यू की जगह आप लिख दें जी यहाँ 135, आगे लिख दें ट्रिपल जीरोज, ये 128,000 टाइम्स पी माइनस 1,00,000 डिवाइड बाई 3। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 135, आगे होंगी 3 जीरोज, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चूँकि इसके ओवर में 3 मौजूद है पहले से, वो कट जाएगा इससे, तो 128,000 टाइम्स पी हो जाएगा, और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास 1,00,000 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला जो 1,00,000 है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आता है आपके पास वो आता है 305,000 और 1,00,000 को लाके प्लस कर दें आप, ये हो जाएगा 128,100 टाइम्स पी। तो इन दोनों को ऐड करके आप इधर डिवाइड कर देंगे पी से, तो देखिए आपके पास पी कैसा आता है, यहाँ मैं लाइन डाल देता हूँ। तो इस तरह पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, यू विल राइट कि ये हो जाएगा 4,05,000 डिवाइडेड बाई 128,000, यहाँ 1000 बताया, एक जीरो अभी थी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, पी की वैल्यू ये आ जाएगा 3.945। इसका मतलब जो प्राइस है वो आपके पास कितना आ जाएगी, प्राइस आपके पास आ जाएगी 3.945। अगर डिमांड आती है 1,35,000 आइटम मांगे जाए तो फिर रेट आपको लगाना पड़ेगा $3.945 के हिसाब से। अगली चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि सी पार्ट में इंटरप्रेट द स्लोप फंक्शन। तो कहते हैं जी स्लोप फंक्शन को इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो आपके पास स्लोप मौजूद है ना उसकी वजाहत करें कि स्लोप से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्लोप कितना निकला था आपके पास, दैट वाज द स्लोप एम। एम कितना है, ये आपका स्लोप है, मैंने इसको पहले ना ओवर की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप देखें कि इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो स्लोप जो है सी पार्ट में अगर आप देखें तो स्लोप आपका आ गया 128,000 डिवाइड बाई 3, ये था आपका स्लोप। अब इससे क्या लगता है आपको, ठीक है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि जो स्लोप है इसमें ऊपर वाली क्वांटिटी जो है ये डिमांड होती है और नीचे वाली प्राइस होती है। नीचे वाली क्या है, प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जब भी
आप $3 जो है उसका, उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे फॉर एन इंक्रीज ऑफ $3 प्राइस, अगर प्राइस में $3 का इजाफा हो जाए, वुड इंक्रीज, तो उससे सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी, सप्लाई 128,000, राइट। तो इतने यूनिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप सिर्फ 3 यूनिट रेट बढ़ा दें तो जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डी पार्ट में क्या कहते हैं, डिटरमिन एंड इंटरसेप्ट पी, पी द इंटरसेप्ट, डिटरमिन द पी इंटरसेप्ट शायद कहना चाह रहे हैं वो, 2 बार कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप डी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो डी पार्ट में क्या कहता है, डिटरमिन द इंटरसेप्ट्स। तो अगर आपने इंटरसेप्ट्स को कैलकुलेट करना है और वो भी पी इंटरसेप्ट को, तो सिंपल सी बात क्या है, क्यू को 0 पुट कर दें। तो अगर आप क्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे, देखिए 0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है जी, 128, आगे 3000 डिवाइड बाई 3 टाइम्स पी और माइनस 1000, 1 लाख, 100,000 कह देंगे, 1 लाख कह देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे आ जाएगा 128,000 और बल्कि टाइम्स पी है ना, 100 को उधर ले जाएं, 1 लाख यानी 100,000, तो ये क्वान्टिटी आ जाएगी। तो चूँकि आपने पी कैलकुलेट करना है तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो 100,000 इसको डिवाइड कर देंगे 128,000। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास पी यानी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आती है, पी की वैल्यू आपके पास आती है 0.78, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डिमांड विल बी ज़ीरो, डिमांड ज़ीरो हो जाएगी अगर प्राइस ये रखें। यहाँ पे बताया गया है कि डिमांड, ये देखिए ना, Q0, Q0 का मतलब डिमांड क्या है, उसने ये कहा, बल्कि डिटरमिन एंड इंटरप्रेट, यानी पहले मालूम करें फिर बताएं भी, तो ये हम लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, डिमांड विल बिकम, तो यहाँ डिमांड विल बिकम ज़ीरो, डिमांड या सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी इफ़ प्राइस इज़ दिस, अगर प्राइस ये रखेंगे, अगर प्राइस ये करते हैं तो फिर डिमांड या सप्लाई आप नहीं मिलेगी, ठीक है। डिमांड या सप्लाई जो है ना, क्वांटिटी सप्लाइड, बल्कि डिमांड नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये सप्लाई का है ना, तो डिमांड की बजाय लफ्ज़ यहाँ यही लिखें, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड। जो सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अगर प्राइस 0.78 रखती जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज़ रह गई, वो क्या है, स्केच। तो स्केच आपने खुद कर लेना है, ग्राफ आपके पास ये मौजूद है पॉइंट्स, तो आप इनको लेके, ग्राफ के पॉइंट्स आपके पास क्या क्या मौजूद हैं, देखें आपके पास जब पी ज़ीरो है, ठीक है, तो आप इसमें पी ज़ीरो पुट कर दें, तो पी को 0 पुट करेंगे तो क्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 1000 डिवाइड बाई 3, 1 लाख डिवाइड बाई 3, एक इंटरसेप्ट ये आ गया। और दूसरा इंटरसेप्ट क्या आएगा, दूसरे इंटरसेप्ट में ये लिखेंगे कि जब आप दूसरे फैक्टर को 0 लेंगे, ठीक है जी, जब आप क्यू को 0 लेंगे तो पी की वैल्यू आपके पास आई 0.78, तो 0.78 जब ये 0, तो ये 2 पॉइंट आप जस्ट वहाँ ड्रॉ कर दें, इससे आपका ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपने खुद अटैम्प्ट कर लेना है। तो ग्राफ का पोर्शन मैंने सिर्फ छोड़ा है डी पार्ट के लिए, लेकिन उसके 2 पॉइंट बता दिए, ये फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट, दोनों को ड्रॉ कर लें, आपका ग्राफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है एल्यूमिनी, एल्यूमिनी का मतलब होता है चाइल्ड सपोर्ट,
Recent surveys indicate that the payment of alimony or the child support tends to decline with time elapsed after the divorce decree. ठीक है जी। तो वो कहता है जब डाइवोर्स हो जाती है, मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अलहदगी की सूरत में जो बच्चे की सपोर्ट के लिए पैसा देना होता है वालिद ने, वो क्या है वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? कहता है वन सर्वे यूजेस द एस्टिमेशन फंक्शन। तो जो एस्टिमेशन फंक्शन बताया गया है कि डिग्री के लिए जो अमाउंट देते हैं ना, वो इस असूल के तहत होती है। असूल क्या है? P इज इक्वल टू 90 माइनस 12.5 टाइम्स टी। ठीक है जी। तो ये आपको उन्होंने बता दिया है। कहते हैं वेर पी इक्वल्स टू परसेंटेज, कि जहाँ पे ये पी यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ख़ास परसेंटेज कैलकुलेट की गई है कि जो जो मदर है उसको कितना पे किया जा रहा है, या उसको जो बच्चे को कितना पे किया जा रहा है जब केस डिक्री हो जाता है। तो आगे चलते हैं। इन विच पेमेंट्स आर मेड एंड टी इक्वल्स टाइम। ठीक है, टी से मुराद यहाँ टाइम है कि कितने टाइम में ऐसा होगा। मेजर्ड इन ईयर्स में आफ्टर द डाइवोर्स डिग्री, जब डाइवोर्स हो जाती है और कोर्ट की तरफ से जो एक्सपेंसेस हैं ये फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, देखने में आया है कि खर्च जो है वो एनुअल बेसिस पे असूलन कम होता जाता है, महंगाई की वजह से या किसी भी वजह से। तो वो एक फार्मूला उसने हमें दिया है, कहते हैं कि इसको आप इंटरप्रेट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इंटरप्रेट द पी इंटरसेप्ट। वो कहता है इसका आप पी इंटरसेप्ट लें और फिर उसकी वजाहत करें कि पी इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। तो वही नो कि अगर आपने पी इंटरसेप्ट लेना है तो आपको टी को जीरो पुट करना पड़ेगा। जब आप इसमें टी को जीरो पुट करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें ये फैक्टर जीरो हो गया, तो यहाँ आंसर आ गया 90। तो इसका मतलब पी 90 निकला है। पी के 90 निकलने का मतलब क्या होगा, पी जाहिर करता है यहाँ परसेंटेज को। ठीक है जी। तो पी 90 का मतलब ये हुआ कि एट 90%, ठीक है, ऑफ केस। तो जब केस अपनी 90% पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, पे एलिमनी एट द ईयर ऑफ डाइवोर्स डिग्री, एट द ईयर ऑफ डाइवोर्स डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब t इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो पुट करते हैं तो हमें समझ ये आ रही है कि 90% अमाउंट रिड्यूस हो चुकी होती है जब केस डिक्री होता है। जब डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स के बाद जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो उस टाइम के गुजरने के बाद फिर क्या होगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। एंड अमाउंट इज डिक्रीजिंग बाई 90%। अमाउंट जो है वो 90% तक रिड्यूस हो सकती है। लेकिन जो पहला साल होगा, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा कि ये पहला साल कि उसी वक्त केस डिक्री हुआ। तो जब डिक्री हुआ तो शुरू में जो परसेंटेज होगी वो 90% होगी, कि जो इतनी जितनी अमाउंट दी जा रही है उसका 90% उसे शुरू में मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इंटरप्रेट पी इंटरसेप्ट। पी इंटरसेप्ट का मतलब जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, यानी टाइम बिल्कुल नहीं गुजरा, जब केस डिक्री होता है शुरू में, तो ऐसी सूरत में जो परसेंटेज है केसेस की, 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो डिक्री केसेस हैं उसमें पेमेंट की जाती है। आगे देखते हैं जी। कहते हैं इंटरप्रेट द स्लोप, कि इसका स्लोप कैसा होगा। हम जानते हैं कि इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, लीनियर इक्वेशन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे कुछ होता है। तो अगर इसको उसी फॉर्मेट में ले हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -12.5 टाइम्स टी और प्लस आ जाएगा 90, प्लस आ जाएगा 90। अब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप आ गया जी। नेगेटिव स्लोप यानी ये 12.5 नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, स्लोप नेगेटिव आ गया। तो आप कहेंगे
स्लोप जो है वो नेगेटिव है, -12.5 है, तो इसका मतलब ये है कमी आएगी। तो ईच ईयर जैसे जैसे साल गुजरेंगे जो चाइल्ड सपोर्ट होगी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। पेमेंट जो उसको की जाएगी, चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट विल डिक्रीज, वो कम होती जाएगी। बाय कितनी, 12.5। ठीक है जी। तो हर साल जो अमाउंट है उसमें 12.5% की कमी होती जाएगी। स्लोप ये जाहिर करते हैं, तो इस हिसाब से आगे हर साल जो जितने आपका केस लंबा होगा डिग्री होने के बाद, वो अमाउंट जो है वो डाइवोर्स होने के बाद वो कम होती चली जाएगी। आगे कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केसेस इन रिमुनरेटेड चाइल्ड सपोर्ट पेड आफ्टर 5 इयर्स। कहते हैं कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें 5 साल के बाद जो पेमेंट है वो मिली। तो बड़ा सिंपल सा है, फार्मूला आपके पास मौजूद है। 5 साल के बाद आपने कैलकुलेट करना है। तो चूँकि आपके पास परसेंटेज मौजूद है, -12.5 टाइम्स टी है प्लस 90 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, -12.5 ऐसे रहने देंगे। इधर आप 5 साल की मुद्दत पुट करें, सिंप्लीफाई करें और फिर देखें कि क्या रिजल्ट आता है। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 62.5 माइनस में, जबकि 90 प्लस का है। हल करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा 27.90 है, 27.5। तो इसका मतलब परसेंटेज कितनी बनती है, 27.5। ठीक। तो अगर 5 साल के बाद किसी केस का डिसीजन आया तो ये 5 साल, द व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस इज इल्यूमिनाई, तो चाइल्ड सपोर्ट जो है वो कितनी बचती है, वो उसकी परसेंटेज क्या है, 27.5% है। आगे कहते हैं कि जी स्केच द ग्राफ। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आपके पास पी मौजूद है, और अगर आप यहाँ पे पी को 0 पुट करते हैं, अगर आप पी को 0 पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू -12.5 टाइम्स टी हो जाएगा प्लस 90। तो इसको आप ले लें, तो -90 इज इक्वल टू -12.5 टाइम्स टी हो जाएगा। डिवाइड कर दें जी 12.5 पे दोनों तरफ, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने रख लेना है। तो देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके पास। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा जो क्वांटिटी बने, 90 मतलब जो भी क्वांटिटी आती है। कैलकुलेटर इस वक्त नहीं है मेरे पास, तो आप यहाँ लिख लेंगे जो टी की वैल्यू आती है। तो ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब 0 पर वैल्यू टी की ये आ जाएगी, कितनी है 90/12.5। और जब आप ले लें टी को 0 ले लें, फिर क्या होगा, आप टी को एक बार 0 पुट कर दें, देन पी को 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0 पर 90। तो ये 2 पॉइंट आपके पास मौजूद है, इसको पॉइंट नंबर 1 कह दें, इसको पॉइंट नंबर 2। इन दोनों की मदद से आप ग्राफ को ड्रॉ कर दें। तो जो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इसी को हम स्केच करते हैं। तो स्केच के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं, इनको आप लेके ड्रॉ कर दें। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है द स्पोर्ट्स इंजरीज of the high school and college football players are suggested that the number of career-ending injuries in the sports is increasing. In 1980, the number of such injuries was 925, and 1880 the number was this. If it is assumed that the injuries are increasing at a linear rate, जी तो इसमें कहा जा रहा है कि इंजरीज जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ उन्हें चोटें ज़्यादा लग रही हैं। जिस चीज़ की एज ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे जो चोट लगने की रेशो है वो भी ज़्यादा है, और गियर वाइज भी रेशो बढ़ रही है। चोटें ज़्यादा लग रही हैं प्लेयर्स को, तो इंजरीज की रेशो बता रहे हैं। कहते हैं अगर हम बात करें 1980, तो पहला एज ईयर है 1980 में, ये देखा गया कि जो इंजरीज हुई वो कितनी हुई, 925 प्लेयर्स इंजर्ड हुए। और अगर आप बात करें दूसरे साल की, तो वो कौन सा है जी, 1988 ले लें आप दूसरे साल को। उसमें कितनी इंजरीज है जी, उसमें है जी
ये 1235 8 सालों के दौरान इंजरीज बढ़ गई। इसका मतलब अगर आप पहले साल को आप फर्ज कर लेते हैं कि ये स्टार्टिंग ईयर है, इसको ज़ीरो ले लें, तो पहले साल में जो 1980 था उसमें 925 इंचज़ हुए। अब 1980 को अगर हम ले रहे हैं कि ज़ीरो के बराबर, मतलब ज़ीरो ईयर है, कोई ईयर नहीं गुजरा अभी, पहले ही साल का एस्टिमेट है, तो जो 1981 होगा फिर उसको आप पहला साल कह देंगे। इसी तरह दूसरा, तीसरा, तो जब 1988 आएगा तो उस वक्त 8 साल बीत चुके होंगे। 8 सालों के बाद जो इंजरीज हैं वो 1235 तक बढ़ चुकी हैं 925 से। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकाल लें जी। स्लोप जो है अगर आपने निकालना है तो आप क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 यानी 925 ओवर x2 माइनस x1 कर दें। तो इसको हल कर लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट सिंप्लीफाई होने के बाद तकरीबन 38.75 आएगा। तो इसको आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद 38.75 आ जाए, यानी 39.39, तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये आप नियरली इक्वल टू 39 कि तकरीबन जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 39 है। तो ये आपका पहला पोर्शन देखें। लेकिन उसमें क्या कहता है, कहते हैं डिटरमिन द फंक्शन, कहते हैं आप वो फंक्शन डिटरमिन करें एस्टिमेटेड द इंक्रीज पर ईयर इक्वल्स टाइम मेजर्ड सिंस दिस। मतलब 1980 से मेजर करना शुरू कर दें और फिर देखें कि जो फंक्शन है वो क्या बनेगा। तो हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाना है, कहते हैं एन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। एन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है चूँकि, तो आपने याद वही रखना है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्मेट होती है। तो ये आपका समझें वाई है। अब आपके पास उधर टी का फंक्शन बनाना है, तो पहले आप चाहे कांस्टेंट को लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपके पास कितना बन रहा है जी, 925। स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा 925 और एम, एम कहते हैं स्लोप, तो स्लोप आपके पास वो निकला है अभी कितना, 38.75, 38.75 और टाइम्स टी हो जाएगा। तो ये आपके पास जनरल इसका फार्मूला हो जाएगा। आगे जी कहते हैं इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप फंक्शन। हाँ जी, स्लोप फंक्शन क्या जाहिर कर रहा है, क्या बताएंगे आप। स्लोप फंक्शन ये शो करता है, देखें ओवर हियर आप ये कहेंगे बी पार्ट का आंसर क्या होगा, m इज इक्वल टू, ये जो एक तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव और दूसरा कितना आया है तकरीबन 39, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है, तो कहते हैं ईच ईयर स्लोप बढ़ रहा है, ईच ईयर नंबर ऑफ इंजरीज, और जो जख्मी हो रहे हैं प्लेयर्स, इज या विल इंक्रीज बाय कितना 38.75, ठीक है, इस परसेंटेज से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि इसकी जगह एग्जैक्ट आप फिगर लिख दें कि जनाब 39 लोग इंजर्ड हो रहे हैं पहले से ज़्यादा, यानी पहले साल 39 हुए हैं, उससे अगले साल 39 प्लस 39 कर लें, 78 बन जाएगा, उससे अगले साल कितने 39 उसमें और ऐड कर दें, तो इतने पर्सन हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि हर साल जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद पहले से 39 ज़्यादा होती जा रही है। स्लोप जो है वो हमें ये बताता है। आगे चलते हैं जी। आगे कहता है कि what is the expected that the number of such injuries will go over 1500 mark। कहते हैं कब मतवक्के है कि जो इंजरीज हैं वो बढ़ते बढ़ते कि किसको टच करते हैं, 1500 को टच करते हैं, ठीक है, या 1500 से बढ़ जाए। तो ओके, फार्मूला आपके पास मौजूद है, तो इस फार्मूले को आपने 1500 से ज़्यादा ले लेना। तो आप कहेंगे 925 प्लस 38.75। अब n उसने कहा कि n जो है 1500 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब यहाँ इसको ग्रेटर देन कर दें 1500 से। तो ये क्वांटिटी उधर ले जाएं 38.75 टाइम्स टी, ये जो दूसरी क्वांटिटी है 1500 माइनस 925 कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा,
आई थिंक 575 आ जाएगा। तो अगर आपने टाइम निकालना है तो ये 575 को 38.75 से डिवाइड कर दें, तो दिस इम्प्लाइज दैट टाइम की वैल्यू आ जाएगी, बड़ी होगी किससे, इसको आप हल करेंगे तो 14.8, 14.8 जो है ईयर्स बनेंगे। तो इसका मतलब कम से कम 14 साल और 8। अब इसको ज़रा हल कर लेंगे, कितने बनेंगे, 14.8 है ना, तो इसमें से 14 ईयर्स बन गए, 14 ईयर्स। अब ये जो 0.8 है ना, इसको अब एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 99.6। तो इसमें से 9 को अलग लिख लें, 9 मंथ बन गए, ठीक है जी। अब फिर क्या बच गया आपके पास, 0.6। अब ये जो 0.6 है, इसको आप मल्टीप्लाई मजीद किससे कर दें, एक महीने में कितने 30 दिन होते हैं, तो 6 3 18, तो ये यहाँ तक आपका आ जाएगा 18 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि 1500 से ज़्यादा इंजरीज़ का हिसाब लगाएं कि कब तक जो इंजरीज़ हैं 1500 से ज़्यादा हो चुकी होंगी, तो आप कहेंगे उस वक्त आपको कितना टाइम लगेगा, 14 साल 9 महीने और 18 दिन के बाद ऐसा होगा। यानी तकरीबन ये 15 साल के करीब का पीरियड बनता है कि 15 साल के करीब जाके ऐसा होगा कि क्या, कि जो इंजर्ड पर्सन हैं उनकी तादाद 1500 प्लस हो जाएगी। इसी तरह ये स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि मैरिज prospects data released by the Census Bureau in 1896, ठीक है, 1986 का एक सेंसस बताया गया है। सेंसस आपको पता है कि ये मर्दमशुमारी को कहते हैं, यानी ऐसा डाटा जो सबसे लिया जाए उसे सेंसस कहते हैं। तो वो किन का लिया गया, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, शादी के जो मतलब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, किन के इकट्ठे किए हैं, इंडिकेटेड दैट द लाइकलीहुड दैट नेवर मैरिड वुमेन वुड इवेंचुअली मैरी, ठीक है, उसमें उन्होंने लाइकलीहुड कहते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो इम्कानात बताए हैं कि जो ऐसी खवातीन कि जो जिन्होंने कभी शादी ना की हो वो आखिरकार शादी कर लेती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश की उन्होंने। डाटा इंडिकेटेड दैट द ओल्डर द वुमेन लेस द लाइकलीहुड ऑफ मैरिज, कहते हैं कि जैसे जैसे खातून की उम्र ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसकी शादी के चांसेस कम होते जाएंगे। स्पेसिफिकली टू statistics statistics indicated that the women who were 45 and never married, इसमें से एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि जिन खवातीन की उम्र 45 साल हो गई उन्होंने और कभी शादी ना की, हैड एन 18% चांस, तो उनके चांसेस कितने हैं जी, 18% थे। तो इसका मतलब यही आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि 45 जो एज होगी उनकी, ठीक है, जिनकी एज 45 होगी उसमें से सिर्फ 18% खवातीन की शादी हुई। और फिर आगे देखते हैं, एंड मैरिड एंड 25 ईयर्स ओल्ड, और जिनकी एज कितनी थी, 25 साल थी, जिन खवातीन की एज 25 साल, हैड 78% चांस, तो उनके परसेंटेज कितने हैं, उनकी परसेंटेज है कि 78% चांसेस थे कि उनकी शादी हो जाती थी। एज्यूम दैट अ लीनियर ग्राफ, तो इनके दरमियान भी ग्राफ लीनियर है, रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन फॉर द फंक्शन, तो फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं, p इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ ए, फिर p इक्वल्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, p से मुराद है प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कितने परसेंट चांसेस हैं उनके ख़वातीन की शादी करने के, ऑफ मैरिज एंड इक्वल्स एज ऑफ नेवर मैरिड, ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसी ख़वातीन के जो जिन्होंने कभी शादी नहीं की उनका आपने, तो ए जो है वो उसमें ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई, और पी में प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। तो ऐसी सूरत में हमें फंक्शन को डिराइव करना है। तो दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी प्रीवियस क्वेश्चन का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसे फर्ज कर लेते हैं ये x1 है, इसे y1 ले लें, ये x2 है, ये y2 ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो क्या होगा 78% माइनस 18% ओवर क्या हो जाएगा 25 माइनस 45,
तो हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60, जबकि इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 20 आ जाएगा, -20। हल करेंगे -3, तो स्लोप आ गया नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हर एक की जो परसेंटेज है वो 3 टाइम्स कम, स्लोप 3 है तो हम क्या कहेंगे, तो ये फंक्शन डिटरमिन चुके करना है तो फंक्शन का फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लोप है वो कहता है कि इसको आपने रिप्रेजेंट करना है p से, तो इसे हम p कह देते हैं, y1 इसमें है 18, m अभी आपके पास -3 निकला है, x को आपने रिप्रेजेंट किससे करना है a से, और x1 जो निकला है वो आपके पास कितना है 45 है। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, p माइनस 18 इज इक्वल टू -3a प्लस 135। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मज़ीद हल करते हैं, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3a प्लस 135 और प्लस हो जाएगा कितना 18। तो इस तरह से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3a प्लस 153। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो पहले क्वेश्चन में यही कहा उसने, डिटरमिन द लीनियर फंक्शन, तो ये जनाब लीनियर फंक्शन में हमने निकाल लिया। अब बी ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया, कहते हैं इंटरप्रेट द स्लोप एंड पी इंटरसेप्ट। अब आप यहाँ पे अगर पी इंटरसेप्ट लें तो इसका मतलब आपको ए को 0 लेना पड़ेगा, तो जैसे ही ए को 0 लेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 153। ठीक है, तो एक तो कहता है आप इंटरसेप्ट के बारे में बताएं, इंटरप्रेट स्लोप, और दूसरा कहता है स्लोप के बारे में बताएं। स्लोप कितना निकला जी आपको -3, स्लोप -3 निकला है, और जो इंटरसेप्ट पी इंटरसेप्ट आया है वो आपके पास कितना आया है, वो आया है 153। अब पी इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है कि ए 0 होना चाहिए, तो ए 0 और पी इंटरसेप्ट उसका 153, ये पॉइंट आ गया आपका। अब क्या कहेंगे, यहाँ से आपको क्या लग रहा है स्लोप और सब इसको देखते हैं, तो आप कहेंगे ईच ईयर, जैसे जैसे हर साल गुजरेगा फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कि जो इम्कान है किस चीज़ का, ऑफ मैरिज, शादी का, किस में, इन नेवर मैरिड फीमेल्स, नेवर मैरिड फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनकी कभी शादी नहीं हुई, उनके अंदर जो चांसेस है वो क्या है, डिक्रीज बाई 3%, डिक्रीज बाई 3%, यानी हर साल जिन खवातीन की शादी नहीं हुई उनकी शादी ना होने के चांसेस 3% हर साल कम होते चले जाएंगे, हर साल आगे 3% कम होते चले जाएंगे। फिर आगे आगे चलते हैं, एंड 0 पे कितना है जी 153। इसका क्या मतलब, जब हम लिखते हैं ना एज 0, एज 0, एज 0 का मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न। अब ये एक अजीब उसने गलत बात की है, न्यू बॉर्न जब है वो असल में उसने कहा ना कि वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब न्यू बॉर्न जो खातून है उसकी शादी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। न्यूली बॉर्न का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसकी शादी, जो मुमकिन नहीं, ये सवाल ही उन्होंने गलत किया है, असल में पी इंटरसेप्ट लेना ही नहीं चाहिए। तो न्यू बॉर्न जो है दरअसल ये मीनिंगलेस है बात। ठीक है, उसने कहा था ऐसे हम लिख देते हैं लेकिन ये है मीनिंगलेस, कि जो न्यू बॉर्न होगा जिसकी एज 0 होगी उसके शादी के चांसेस कितने हैं, 153% उसके चांसेस उसके। लेकिन ये बात मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस का मतलब, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके फौरन शादी के चांसेस कम है, 0 एज पर शादी नहीं होती। शादी कब होती है, 18 साल के बाद। ठीक है, अगर ये यूं कह देते ना कि एट द एज ऑफ 18 और एट द एज ऑफ 20, तो फिर ये बात समझ आती थी, लेकिन 0 एज का कोई मतलब नहीं, ये मीनिंगलेस आइडिया है। सी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, डू द वैल्यूज इन द पार्ट बी सीम रीजनेबल। तो कहता है जो पार्ट बी में जो बातें की गई हैं वो रीजनेबल हैं। आप खुद ही उसने क्वेश्चन किया गया है नो, ठीक है, रीजनेबल नहीं है, ठीक है, नो, रीजनेबल, नॉट रीजनेबल, नो दीज आर नॉट रीजनेबल, ये रीजनेबल बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एड
पी इंटरसेप्ट के जब आप पी इंटरसेप्ट लेंगे ना तो पी इंटरसेप्ट पे कितनी हो जाएगी, एज हो जाएगी 0 ईयर्स। अब 0 ईयर्स मीनिंगलेस है। 0 ईयर्स यानी एक छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, उसकी फौरन तो शादी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये मीनिंगलेस है, ये आइडिया ही गलत है, ये मीनिंगलेस आइडिया है, तो इसको आप ड्रॉप कर देंगे। आखिरी पार्ट है जी डी पार्ट, इसमें क्या कहते हैं, द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम एज 20 to 50। हाँ ये इस पर बात की जा सकती है, 20 to 50 यानी आपकी जो डोमेन है ना इसकी, वो 20 साल से लेकर 50 साल तक उसने रेंज बता दी है कि अगर आप 20 साल से लेकर 50 साल तक कैलकुलेट करें तो फिर क्या करें, डिटरमिन F20। आप 20 साल के उम्र में बताएं कि शादी के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए नज़र आता है वहाँ 20 पुट कर दें। ठीक है, ये मैं एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। -3 यहाँ 20 पुट कर दें और +153 कर दें। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा -60 और जमा आ जाएगा 153। तो 153 में से आप 60 माइनस कर दें, क्या रिजल्ट आएगा जी, ये आ जाएगा जी 3 15 में 93% चांसेस होंगे जी। ठीक है, 93% चांसेस होंगे शादी के 20 साल के होते हैं। इसी तरह 30 साल का आप निकाल लेंगे, 40 साल का भी निकाल लेंगे, 50 साल का भी। ठीक है जी, तो आप इसको ट्राई करें। ये मैंने कोशिश की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूं, बट स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ नीड कि इसको किया जाए। बहरहाल इसको आप अटैम्प्ट करें अच्छी तरह से। अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस में कोई मसला आए तो उन्हें आप मुझे बता देंगे, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।